हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आप सभी का आपकी अपनी अकाउंटिंग की क्लास में। हमारा टॉपिक चल रहा था जीएसटी रजिस्ट्रेशन का। ठीक है, रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। उसमें हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं कि रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल कौन है, कौन रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल नहीं है, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन क्या होता है, और जो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है वो हमने देखी थी रूल 8 के अकॉर्डिंग। ठीक है, सीजीएसटी एक्ट का जो रूल 8 है उसके अकॉर्डिंग देखी थी। आज हम देखते हैं डीम्ड रजिस्ट्रेशन। ठीक है, डीम्ड रजिस्ट्रेशन जो है उसे हम कहते हैं माना गया पंजीकरण। ठीक है, तो माना गया पंजीकरण क्या है, या पंजीकरण समझा जाना। ठीक है, माना गया या समझा जाना, तो देखिए इसे हम कह सकते हैं पंजीकरण समझा जाना या माना गया। समझा जाना या हम कह सकते हैं माना गया। ठीक है, माना गया रजिस्ट्रेशन या समझा गया, या जो समझ लिया जाता है कि हाँ चलो हो गया रजिस्ट्रेशन। ऐसी कौन सी कंडीशंस होती है, तो सीजीएसटी एक्ट 2017 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, सीजीएसटी एक्ट 2017 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो देखिए पॉइंट नंबर फर्स्ट में क्या बताया गया है, द ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन और द यूनिक आइडेंटिटी नंबर अंडर द स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, किसके अंदर बात की है एसजीएसटी के अंदर। ठीक है, एसजीएसटी के अंदर अंडर द गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट, यूनियन टेरिटरी एक्ट यूटीजीएसटी की बात की है। ठीक है, एक्ट शैल बी डीम्ड to be grant of the registration or unique identification number under this act subject to condition that application for registration or the unique identification number has not been rejected under this act within the time specified in subsection of 10 of section 25। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर किसी पर्सन ने अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो एसजीएसटी एक्ट के अंदर करवाया है या फिर यूटीजीएसटी एक्ट के अंदर करवाया है, तो उसका ऑटोमेटिकली किसमें रजिस्ट्रेशन मान लिया जाएगा, सीजीएसटी एक्ट के अंदर मान लिया जाएगा। जो सीजीएसटी एक्ट है उसके अंदर मान लिया जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे बोला गया है। और अगर उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो जो सब सेक्शन 10 ऑफ सेक्शन 25 के अंदर, ठीक है, सेक्शन 25 की जो सब सेक्शन 10 है उसके अंदर अगर उसका रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट नहीं किया गया है, और अगर कोई पर्सन अपना जो एसजीएसटी और यूटीजीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो वो ऑटोमेटिकली ये इस एक्ट के लिए, ठीक है, क्या बोला हुआ है, अंडर दिस एक्ट का मतलब सीजीएसटी एक्ट में भी क्या माना जाएगा, रजिस्टर्ड माना जाएगा। ठीक है, ये बात यहाँ पे की है। क्लियर हो रहा है पॉइंट नंबर फर्स्ट? वापस सुन लीजिए क्या बात है कि देखिए अगर कोई पर्सन स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट या फिर यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होता है, तो ऐसा पर्सन सीजीएसटी एक्ट के अंदर भी रजिस्ट्रेशन माना जाता है अगर उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो सेक्शन 25 के सब सेक्शन 10 के अंदर रिजेक्ट नहीं किया गया है तो। ठीक है, फिर बात करते हैं पॉइंट नंबर सेकेंड की, notwithstanding anything contained in the subsection 10 of section 25, any rejection of application for registration or the unique identification number, the state goods and service tax act or union territory goods and service tax act shall be deemed to be rejection of the application for the registration under this act। तो अगर देखिए अगर किसी पर्सन का जो एप्लीकेशन है या जो भी रजिस्ट्रेशन का जो एप्लीकेशन दिया है वो किसके लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए या यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर के लिए, अगर उसने रजिस्ट्रेशन दिया है और वो जो रजिस्ट्रेशन है वो किसी कारण से क्या हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है, किस के अंदर, स्टेट गुड्स एंड सर्विस एक्ट के अंदर और यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस एक्ट के अंदर अगर वो रिजेक्ट हो जाता है तो वो सीजीएसटी में भी क्या माना जाएगा, सीजीएसटी एक्ट में भी रिजेक्टेड माना जाएगा। ये बात बताई गई है यहाँ पे। ठीक है, पहले तो क्या बोला था कि एसजीएसटी एक्ट और यूटीजीएसटी में कोई रजिस्टर्ड है तो वो सीजीएसटी में भी क्या है, रजिस्टर्ड है। और अगर किसी का एसजीएसटी
या फिर UTGST के अंदर अगर रिजेक्शन हो गया है एप्लीकेशन का, रजिस्ट्रेशन का, तो वो CGST एक्ट के लिए भी क्या माना जाएगा, रिजेक्टेड माना जाएगा। ठीक है, और कौन से सेक्शन के अंदर रिजेक्शन माना गया है, सब सेक्शन 10 ऑफ द सेक्शन 25। ठीक है, सेक्शन 25 जो है उसका जो सब सेक्शन 10 है उसके अंदर रिजेक्शन हुआ हो, तो ये सेक्शन 25 का सब सेक्शन 10 क्या है, इसके अंदर क्या होता है पता है, एक बार इसके बारे में भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि देखिए इसके अंदर क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। सेक्शन 25 और सब सेक्शन 10, ठीक है, ऑफ किसका, CGST एक्ट का। ये क्या कहता है, ये जो सेक्शन है ना, इस सेक्शन के अंदर अगर किसी पर्सन का क्या हो, मोबाइल नंबर, ठीक है, और क्या बताया गया, पैन, और क्या बताया गया, ईमेल आईडी। ठीक है, अगर किसी पर्सन का मोबाइल नंबर, पैन या ईमेल जो इंफॉर्मेशन दी जाती है, अगर वो क्या पाई जाती है, गलत पाई जाती है, ठीक है, अगर उन इंफॉर्मेशन में कुछ क्या हो, गड़बड़ हो, तो सेक्शन 25 और सब सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग उसका जो एप्लीकेशन है वो क्या हो जाता है, रिजेक्टेड हो जाता है। ठीक है, समझ में आया रजिस्ट्रेशन का। तो कोई भी पर्सन अपनी जो इंफॉर्मेशन देता है रजिस्ट्रेशन के लिए, उसमें अगर मोबाइल नंबर, पैन नंबर, ठीक है, उसमें जो मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर, उसका जो मोबाइल नंबर, पैन नंबर या ईमेल आईडी, अगर उसमें कुछ गड़बड़ होती है तो सेक्शन 25 का सब सेक्शन 10 जो है उस रजिस्ट्रेशन की जो एप्लीकेशन होती है, ठीक है, उसको क्या कर देता है, रिजेक्ट कर देता है। समझ में आया, यही सेक्शन 25 के सब सेक्शन 10 के अंदर लिखा हुआ है। तो अगर किसी पर्सन का सेक्शन 25 सब सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ है, ठीक है, कौन कौन से एक्ट में, SGST एक्ट में या फिर UTGST एक्ट में, ठीक है, तो उसका किस में, उसका CGST में भी क्या माना जाएगा, रिजेक्टेड माना जाएगा। समझ में आ रहा है मैटर। और अगर इन दोनों में रजिस्टर्ड है तो वो CGST में भी क्या माना जाएगा, रजिस्टर्ड माना जाएगा। इसी चीज को हम क्या कहते हैं, डिम्ड रजिस्ट्रेशन कहते हैं। समझ में आया, डिम्ड रजिस्ट्रेशन। 2 पॉइंट है। पॉइंट नंबर फर्स्ट में यही बात कही है कि दोनों के लिए अगर रजिस्टर्ड है तो CGST में भी रजिस्टर्ड है, अगर उसका रिजेक्ट नहीं किया गया है तो, ठीक है। और अगर SGST और UTGST में अगर रिजेक्शन हो जाता है तो वो CGST के लिए भी रिजेक्टेड माना जाएगा। कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग, सेक्शन 25 सब सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये है आपका डिम्ड रजिस्ट्रेशन, माना गया पंजीकरण या पंजीकरण समझा जाना, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे। तो अब हम बात करेंगे सुओ मोटो या फिर ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन। इसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं स्वतः पंजीकरण। क्या कहते हैं, स्वतः पंजीकरण। ऑटोमेटिक पंजीकरण हो जाता है, ठीक है। ऑटोमेटिक जो रजिस्ट्रेशन है वो किसी का हो जाता है, ठीक है। कैसे होता है, कौन कौन सी कंडीशन में होता है, वो अभी देखते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं सुओ मोटो या ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन। कंडीशंस देखिए आपके सामने क्या क्या आ सकती है। कंडीशंस कब होगी कि अगर किसी पर्सन का, अगर कोई पर्सन जो है वो क्या करता है कि रजिस्ट्रेशन की जो एप्लीकेशन है वो नहीं देता है तो भी उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, ठीक है। वो कैसे, कौन कौन सी कंडीशन होगी, तो देखिए अगर हम फर्स्ट बात करें तो पहले हम ये लिख देते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन। प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन will be granted if the application for registration
registration is not submitted. देखिए ये जो कंडीशन है ना कि अगर किसी पर्सन ने, तो देखिए अगर किसी पर्सन ने अपना जो एप्लीकेशन है वो रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं दिया है तो भी उसका जो है वो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो वो कौन कौन सी कंडीशन होगी? वो कंडीशन होगी कि अगर किसी पर्सन के ऊपर, ठीक है, अगर किसी पर्सन पे कोई सर्चिंग वगैरह होती है, देखो कौन कौन सी कंडीशन होती है। अगर कोई सर्वे होता है, ठीक है, अगर कोई सर्वे होता है या फिर कोई इंस्पेक्शन होता है, ठीक है, या फिर सर्चिंग होती है, ठीक है, या सर्च होता है। तो अगर किसी का सर्वे होता है, निरीक्षण होता है या तलाशी होती है और अगर किसी ने उसकी जो प्रोसेस है, जो एक्ट की जो प्रोसेस है या एक्ट के जो भी रूल्स है उसके अकॉर्डिंग जो है वो काम नहीं किया है, ठीक है, और उसके ऊपर अगर कोई टैक्स या कोई पेनल्टी चार्ज करनी होती है तो वो इस एक्ट के अधीन क्या मान लिया जाता है? रजिस्टर्ड मान लिया जाता है और उसको क्या मिल जाता है? एक अस्थायी पंजीकरण दे दिया जाता है जिसे हम कहते हैं प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन। तो देखिए जब कोई ऑफिसर या कोई अथॉरिटी को ऐसा लगता है कि कोई पर्टिकुलर पर्सन इस एक्ट के प्रोविज़न के अकॉर्डिंग अगर टैक्स देने के लिए लाइबल है और उसका जो रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन है वो क्या हो गया है? एप्लीकेशन अगर रिजेक्ट हो गया है तो वो जो ऑफिसर है वो उसको क्या दे सकता है? प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन दे सकता है, ठीक है, उसको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन, जो कि क्या होता है? अस्थायी पंजीकरण होता है। एक टेम्परेरी बेसिस पे क्या कह सकते हैं हम उसे? टेम्परेरी बेसिस पे उसको रजिस्ट्रेशन दे दिया जाता है। और इसके लिए जो फॉर्म यूज़ किया जाता है, फॉर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन 12, ठीक है, इसके लिए कौन सा फॉर्म यूज़ होता है? फॉर्म यूज़ होता है फॉर्म रजिस्ट्रेशन, फॉर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन 12, ठीक है। फॉर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन 12 में जो ऑफिसर है वो उसकी इंफॉर्मेशन दे देता है उसको और उसका प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन हो जाता है। और यही प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन जो है ये क्या कहलाता है? सुओ मोटो या फिर ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन कहलाता है। देखिए अगर किसी की कोई सर्वे होता है, कोई इंस्पेक्शन होता है या सर्चिंग होती है, उस दौरान अगर कोई इंसान या कोई पर्सन इस एक्ट के अंदर क्या हो जाता है? लाइबल हो जाता है, ठीक है, और उसका जो एप्लीकेशन है रजिस्ट्रेशन का वो भी क्या हो जाता है? रिजेक्ट हो जाता है, तो फिर उसे क्या दिया जाता है? प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन दिया जाता है, जिसे हम ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यही क्या होता है? प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन ही ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन होता है, क्योंकि अब देखिए वो उस एक्ट के अंदर क्या है? उस एक्ट के अंदर लाइबल पर्सन है लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, ठीक है, रिजेक्ट हो गया है, तो फिर उसका जो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन है वो उसे दिया जाता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव कब होता है, ठीक है, तो इसकी बात करते हैं हम। तो देखिए ये जो इफेक्टिव डेट कौन सी होगी प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन की, कब से प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन जो है वो इफेक्ट में आएगा? तो जिस दिन ये जो अस्थायी पंजीकरण है वो दे दिया जाता है किसी पर्सन को, जिस दिन उसका प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन हो जाता है वो उसी दिन से क्या हो जाता है? इफेक्ट में आ जाता है। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि फ्रॉम डे ऑफ प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो जिस दिन किसी पर्सन को प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन दिया जाता है वो उसी दिन से क्या आ जाता है? इफेक्ट में आ जाता है, ठीक है। फिर देखिए अगर किसी पर्सन को जो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन दिया जाता है तो उसको फिर वापस क्या दिया जाता है कि वो 90 डेज में अपना जो ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन है,
ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कि जो फिक्स रजिस्ट्रेशन है उस फिक्स रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन दे सकता है। तो देखिए यहाँ पे लिख देते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट लिखते हैं एप्लीकेशन फॉर परमानेंट रजिस्ट्रेशन विद इन 90 डेज। ठीक है, तो 90 दिन के अंदर जो पर्सन है जिसको क्या मिला है, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिला है, वो 90 डेज के अंदर अपना किसके लिए, परमानेंट रजिस्ट्रेशन के लिए क्या दे सकता है, एप्लीकेशन दे सकता है। उसके पास ये अपॉर्चुनिटी होती है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, इसी जो अपना प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन है उसमें कि वेरिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन कैसे होता है। ठीक है, वेरिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन। तो देखिए ये जो है ना प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन, उसका जो वेरिफिकेशन है या फिर जो ये परमानेंट रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन दिया है, इन दोनों का जो प्रोसीजर है बिल्कुल सेम रहता है। ठीक है, वेरिफिकेशन का तो जो सर्टिफिकेट दिया जाएगा रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट और उसका जो वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो दोनों ही कंडीशन में क्या रहते हैं, सेम रहते हैं, चाहे वो परमानेंट वाला हो, ठीक है, चाहे वो प्रोविजनल वाला हो। ठीक है, रजिस्ट्रेशन, तो दोनों में जो प्रोसेस है वेरिफिकेशन का, एप्लीकेशन का, वो बिल्कुल सेम रहता है। ठीक है, तो ये आपके मैंने क्या बताया है, ये जो ऑटोमेटिक जो हो जाता है, ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन कब माना जाता है। ठीक है, स्वतः पंजीकरण, तो वो जब आपके क्या हो कि किसी का अगर कोई सर्चिंग इंस्पेक्शन या जो भी है कह सकते हैं सर्वे के अंदर अगर कोई पर्सन लाइबल माना जाता है इस एक्ट के अंदर और उसका जो रजिस्ट्रेशन का जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो उस एप्लीकेशन के जो रिजेक्शन हो गया है उसके बदले में उसको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन दे दिया जाता है ताकि इस एक्ट की जो कार्यवाही है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, फिर बात करते हैं इफेक्टिव डेट ऑफ प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन कि प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन जो है वो प्रभावी कब से माना जाएगा। तो जिस दिन प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन दिया जाता है उसी दिन से प्रभावी माना जाता है। ठीक है, फिर अगर किसी पर्सन को प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिला है तो वो परमानेंट रजिस्ट्रेशन के लिए 90 दिन के अंदर अंदर अपनी एप्लीकेशन दे सकता है। ठीक है, और उसके एप्लीकेशन का जो वेरिफिकेशन होगा उसकी प्रोसेस बिल्कुल सेम होगी, जैसे नॉर्मल रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस होती है बिल्कुल वैसे ही होगी। ठीक है, तो ये हमने क्या देखा, ये हमने देखा है ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन। इससे पहले हमने देखा था डीम्ड रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो ये हमने सारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में देख लिया है। अब हम बात करेंगे रजिस्ट्रेशन फॉर स्पेसिफिक पर्सन। ठीक है, अब हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर स्पेसिफिक पर्सन। तो देखिए स्पेसिफिक पर्सन जो है विशिष्ट व्यक्ति, ठीक है, उनका रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस है उसके बारे में अभी हम देखते हैं। तो देखिए विशिष्ट व्यक्ति में कौन कौन आ जाते हैं। पहले तो हम बात करते हैं कि जो विशिष्ट संस्थाएं होती है जिन्हें हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन। ठीक है, जो स्पेसिफिक, पहले तो ये बात ध्यान से सुन लीजिए कि जो स्पेसिफिक पर्सन होता है ना उनका जो रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है, स्पेसिफिक पर्सन का जो रजिस्ट्रेशन होता है उसमें उनको GSTIN की जगह पे क्या दिया जाता है, GSTIN की जगह पे क्या दिया जाता है, उन्हें
उन्हें दिया जाता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है, जिसे हम UIN कहते हैं। क्या कहते हैं? UIN कहते हैं, ठीक है। तो जो स्पेसिफिक पर्सन होते हैं ना, उन्हें क्या दिया जाता है? UIN दिया जाता है, ठीक है। UIN में अब देखिए स्पेसिफिक पर्सन में हम किन को डालेंगे? जो स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन होते हैं, जैसे हम बात करें किसकी, जैसे हम बात कर लेते हैं, हम बात करते हैं किसकी? UNO हो गया, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस, इस टाइप के जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, ठीक है, UNO या और भी जो विदेशी संगठन है, जो वित्तीय संस्थाएं हैं, ठीक है, तो ये जो सब होते हैं ना, जैसे WTO हो गया, ठीक है, और हम ले लेते हैं IMF ले लेते हैं, ये क्या है? सब स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। तो ये जो स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन है ना, इनको क्या मिलेगा? इनको UIN मिलेगा, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा, ठीक है। इनका GSTIN नहीं मिलेगा, ठीक है। GSTIN क्या होता है? GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, यही तो हमारा क्या होता है? रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, ठीक है। इससे हमें पता चलता है कि हम रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो उन्हें क्या मिलता है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलता है। अब देखिए हमने पूरा GST का इतना कुछ पढ़ा है, तो आपने यहाँ पे 3-4 वर्ड्स पढ़े होंगे। देखिए एक तो आपने पढ़ा था GSTN पढ़ा था, ठीक है, फिर आपने पढ़ा GSTIN, ठीक है, एक UIN, ठीक है, और एक आपने पढ़ा था TRN, ये आपने पढ़े हैं। तो GSTN क्या होता है ये अभी हम डिस्कस करेंगे इसके बाद में, लेकिन यहाँ पे आपको क्या पता चलता है, ये जो पॉइंट्स है ना, इनके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। अभी पहले जो टॉपिक चल रहा है उसके बारे में बोलते हैं। तो जो स्पेसिफिक पर्सन होते हैं ना, उनको क्या दिया जाता है? GSTIN की जगह यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाता है। स्पेसिफिक पर्सन में कौन कौन हो सकते हैं? कुछ स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, ठीक है, जो चाहे गवर्नमेंट के हो, फॉरेन के हो, कहीं के भी हो सकते हैं, बट वो स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन होते हैं, या फिर कोई ग्रुप या ग्रुप ऑफ पर्सन होता है जो कि स्पेसिफिक होता है। और हम इसके अंदर बात कर सकते हैं कि जो ये होते हैं ना नॉन रेजिडेंट, ठीक है, नॉन रेजिडेंट इन इंडिया, NRI जिन्हें हम कहते हैं, ठीक है। तो NRI को भी क्या दिया जाता है? UIN दिया जाता है, ठीक है, उनको भी क्या दिया जाता है? UIN दिया जाता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाता है। अच्छा हाँ, NRI को ना UIN नहीं दिया जाता, ठीक है, ये मैंने गलत बता दिया आपको। NRI को UIN नहीं दिया जाता है, इनका तो रजिस्ट्रेशन नंबर ही होता है। बट इनके लिए क्या है ना कि जब वो रजिस्ट्रेशन करवाते हैं ना NRI, तो उनके लिए पैन आवश्यक नहीं होता है, मतलब पैन जरूरी नहीं होता है, ठीक है, ये बात यहाँ पे आपको बतानी थी। NRI को UIN नहीं दिया जाता, ठीक है, ये मैंने गलत बता दिया आपको। उनका जो रजिस्ट्रेशन होता है उसमें उनके लिए पैन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है, ये बात हम यहाँ पे कह सकते हैं। अब बात करते हैं किसकी? अब इन 4 पॉइंट्स की बात करते हैं जो आपने शॉर्ट वर्ड्स देखे हैं, ठीक है। तो देखिए, एक तो आपने नाम सुना है, एक तो आपने सुना GSTN के बारे में, ठीक है, एक आपने क्या सुना? GSTIN के बारे में, ठीक है, फिर आपने सुना UIN के बारे में, फिर आपने सुना TRN के बारे में, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, इनका अभी हम डिस्कशन करते हैं वापस एक बार, ताकि आपको सारे शॉर्ट फॉर्म्स जो है वो एक बार ध्यान में आ जाए। तो देखिए सबसे पहले हम बात करें GSTN की, ठीक है। तो GSTN का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क, ठीक है। और GSTIN का मतलब क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है, गुड्स एंड टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। और UIN का मतलब क्या होता है? यूनिक
यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। और TRN का मतलब क्या होता है? टेम्पररी रेफरेंस नंबर। जो TRN दिए जाते हैं ना रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस में, तो ये इनके नाम है जो आपने सुने हैं, ठीक है। अब देखिए